नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल एडवाइस में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियाज़ रैंक इन डिफरेंट इंडेक्सेस 2020। यहाँ पे बता दूँ कि मैं कई इंडेक्स को हम लोग कवर अप करेंगे, जिससे हम ये देख सकते हैं कि इंडिया की एक्चुअल पोजीशन क्या है। मैं बताता चलूँ कि इंडिया की रैंक जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो बीइंग अ सिटीजन आपको पता होना चाहिए। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट या ग्रोथ को हम इन पैरामीटर्स में देख सकते हैं या इन इंडेक्स के थ्रू इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला इंडेक्स मैं पिक कर रहा हूँ वो है करप्शन इंडेक्स। तो करप्शन इंडेक्स के अनुसार जो रैंक है भारत की वो है 80। और इस करप्शन इंडेक्स जो संस्था बनाती है या डिज़ाइन करती है उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इंडिया की जो रैंक है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, वो 80 है। ये कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं है। और इंडिया को जो स्कोर मिले वो मात्र 40 है, 40 स्कोर मिला है। अब हम अगर बात करते हैं नंबर 1 की, यानी कि जो टॉप पोजीशन पे हैं, वो दो कंट्रीज़ हैं। एक है डेनमार्क जो कि यूरोप में है और दूसरी है न्यूजीलैंड। अब जाते जाते हम बात कर लें कि हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान की, तो उसकी रैंक बहुत ही ख़राब है। उसको मिला है पोजीशन 120, 120वां स्थान मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बारे में बताता चलूँ कि ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंतर्गत आती है और हर साल करप्शन इंडेक्स इसकी रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि भारत की रैंक 80 है, किसमें? करप्शन इंडेक्स में। अब दूसरा इंडेक्स हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। चलिए, तो दूसरा है इंडेक्स जो मैंने पिक किया है वो है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। डेमोक्रेसी इंडेक्स की हम बात करें तो इसके अनुसार भारत की रैंक है 51, यानी 51वां स्थान है। अगर हम इसको देखें तो इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इंडिया ने 10 पोजीशन को लूज़ किया है, 10 स्थान घटे हैं। मतलब कि भारत पहले पिछले साल 41 पे था, इस साल गिर के 51 पे आ गया है। अब इसके रीजंस क्या हैं वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला बड़ा रीज़न है कि भारत देश में डेमोक्रेसी का हनन हुआ, यानी इट इज़ डेमोक्रेटिक रिग्रेशन। दूसरा रीज़न क्या है कि यहाँ पे सिविल लिबर्टीज़ को काफ़ी हद तक इरोड किया गया है, ख़त्म किया गया है। उसके बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, अभी आप देखेंगे, मैं उसमें आगे आपको बताने की कोशिश करूँगा। और तीसरा कि जो इस साल डेमोक्रेसी में जो कैटेगरी रखी गई इंडिया की वो है फ्लॉड डेमोक्रेसी की। ये मैंने रेड से इसलिए मार्क किया क्योंकि फ्लॉड डेमोक्रेसी इंडिया जैसे बड़े डेमोक्रेटिक नेशन के लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, ख़राब बात है। क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हालांकि सबसे पुरानी डेमोक्रेसी USA मानी जाती है, लेकिन इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद फ्लॉड की कैटेगरी में आ गई, जो कि बहुत ही नेगेटिव बात है अपनी कंट्री के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इस चार्ट के थ्रू कि टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे है नॉर्वे, ये याद रखिएगा, नॉर्वे नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है आइसलैंड। आइसलैंड कंट्री के बारे में बताता चलूँ कि बहुत से इंडेक्स में आपको टॉप 5 में मिल जाएगा। नंबर 3 पे है स्वीडन और नंबर 4 पे है न्यूजीलैंड। और लास्ट में आता है नंबर 5 पे, अगर मैं टॉप 5 की बात करूँ तो आता है फिनलैंड। इंडिया की हम बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया का स्कोर है 6.9 और इंडिया की पोजीशन है 51। अब हम बॉटम 5 कंट्रीज़ की बात करते हैं तो 163 पे है चैड जो कि अफ्रीकन कंट्री है। 164 पे सीरिया, जहाँ पे तो शायद ही कोई डेमोक्रेसी होगी। 165 पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और 166 पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये सारे अफ्रीकन नेशंस हैं या एशियन नेशन हैं। और लास्ट में आता है नॉर्थ कोरिया जिसकी रैंक है 167। इसके बारे में तो आप काफ़ी न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं। तो जो ये डेमोक्रेसी इंडेक्स है पिछले 12 साल से आ रहा है, ये 12वां इंडेक्स है। और इस साल का जो नाम दिया गया, इट इज़ अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट। ये चीज़ ज़रूर याद रखिए। कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है। ये इस 2020 का जो इंडेक्स है, जो 12th एडिशन ऑफ 19 का इंडेक्स है, उसको बोला गया है डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि जो 2020 चल रहा है इसमें 2019 का डेटा लिया गया, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया। अब हमने अभी बताया मैं कि नंबर 1 पे नॉर्वे, इसका स्कोर देख सकते हैं आप 9.87 है। और लास्ट में आता है 167 पोजीशन पे नॉर्थ कोरिया जिसकी स्कोर है ओनली 1.08। इंडिया का स्कोर मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि 6.90 है। अब हम लोग इसके बारे में और समझ लें कि इसका रीज़न क्या है कि इंडिया का स्कोर इतना कम क्यों। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भारत देश में सिविल लिबर्टीज़ को कम किया गया है। अभी आपने देखा होगा GNU में आंदोलन हुआ, अभी दिल्ली में काफ़ी NRC को लेके, CO को लेके आंदोलन हुआ। लास्ट ईयर आर्टिकल 370 जो कि स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का था वो उससे छीन लिया गया। तो अगर उस वहाँ के जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं उनके सिविल लिबर्टीज़, उनके राइट्स को
छीना गया है। यहाँ पे बहुत से लोगों के बहुत से व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ये जो इस रिपोर्ट में है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो अगर आप रिपोर्ट को ठीक से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। इस रिपोर्ट का लिंक और बाकी रिपोर्ट्स के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको प्लीज़ डिटेल में जाके पढ़िए, समझिए और खुद इवैल्यूएट करिए। सुनी सुनाई बातों में कभी विश्वास करना भी नहीं चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला कि जो भी भारत सरकार ने 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये जो NRC और CAA जो आंदोलन आया, इसको लेके काफ़ी हद तक आंदोलन हुआ। तो कहीं ना कहीं ये हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है जब पब्लिक ही रिवोल्ट करने पे आ जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेल कर रही है और इन्हीं कारण से भारत सरकार की जो रैंक एक ही साल में 10 पोजीशन गिर गई है। ये बहुत ही ख़राब बात है अगर एक कंट्री की बात करें। अब आते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स को और थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंडेक्स है वो किन चीज़ों पर बना हुआ है? पहला ये इवैल्यूएट करता है सरकार की फंक्शनिंग को लेकर, उसकी वर्किंग को लेकर। दूसरा ये देखता है कि इलेक्शन प्रोसीजर या प्रोसेस और वो कितना ही प्लूरल है, मतलब कितनी डाइवर्सिटी है उसमें। तीसरा, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है, मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज कितना पार्टिसिपेट कर रही है, जनता कितना पार्टिसिपेट कर रही है, ये इसको भी देखा जाता है इसके इवैल्यूएशन में। ये उसका इंडेक्स का एक पार्ट है। साथ ही साथ वहाँ की सिविल लिबर्टीज़ और वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर को देखा जाता है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों के थ्रू अगर हम देखें तो काफ़ी देर समझ सकते हैं। अब आइए, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स प्रिपेयर करता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स है इसको डिज़ाइन करता है EIU। इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो द इकोनॉमिस्ट की तरफ से है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये हर साल वर्ल्ड डेमोक्रेटिक इंडेक्स लाता है। इसमें टोटल 167 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को पिक किया जाता है और इनको 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो जो पहली कैटेगरी है जिसको बोलते हैं फुल डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, तो वो उसका स्कोर 8 या उससे ज़्यादा हो। तो हम लोगों ने देखा था जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उनका 8 से ज़्यादा स्कोर था। दूसरी कैटेगरी है फ्लॉड डेमोक्रेसी, जिसमें अपना भारत देश आ चुका है। ये स्कोर होता है 6 से ज़्यादा और 8 से कम। तीसरी कैटेगरी है हाइब्रिड रेजीम। ये इसमें अगर हम देखें तो अगर आप स्कोर देखेंगे तो ये स्कोर 4 से ज़्यादा होगा लेकिन 6 से कम होगा। भारत पहले फुल डेमोक्रेसी था, फ्लॉड डेमोक्रेसी हो गई, ये ज़रूर से याद रखिएगा आप लोग। और इंडिया का स्कोर भी जो है 8 से कम चल रहा है। और लास्ट आता है अथॉरिटेरियन रेजीम। ये सबसे ख़राब कंडीशन है, मतलब डेमोक्रेसी लगभग ना के बराबर है। अथॉरिटी वर्ड से ही समझ में आ रहा है। 4 का स्कोर या उससे कम का स्कोर हो। अब आते हैं एक नए इंडेक्स की ओर, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये इस साल पहली बार रिलीज़ हो रहा है और उसको रिलीज़ किया गया है जिस संस्था ने, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF द्वारा रिलीज़ किया गया है। ये पहली बार आ रहा है। इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप समझ सकते हैं कि इंडिया की जो रैंकिंग है ऑलमोस्ट बॉटम कंट्रीज़ में आती है। 82 कंट्रीज़ में से 76th पोजीशन है इंडिया की। तो भारत की जो रैंक है वो 76वीं है, जो कि बहुत ही ख़राब है। अगर हम एक पॉजिटिव पॉइंट लेके जाएं तो वो ये है कि इंडियन जो सोशल मोबिलिटी है उसने थोड़ा सा जो गेनर्स कंट्री है उस कैटेगरी में अपना नाम बनाया है। इसको मैं थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करूँगा आगे चल के। तो सोशल मोबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है WEF, ये हर साल मतलब इस साल से पहली बार आ रहा है। इसके 10 बेसिक पैरामीटर्स है, जिसमें से मैं 10 तो नहीं बता रहा हूँ, आपको 5 पॉपुलर पैरामीटर्स बताऊंगा, क्योंकि वो जो 10 पिलर है उन्हीं 5 पॉपुलर पैरामीटर्स पे बेस होते हैं। वो 5 डायमेंशन है सोशल मोबिलिटी के। पहला है हेल्थ। जैसे कि हम जानते हैं आजकल कोरोना बहुत फैला है, तो हम सबको समझ में आ गया है कि हेल्थ सबसे बड़ा मुद्दा है। आप में से बहुत से लोग कोई भी बात सोचते हैं कि मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में और दुनिया में भी, वो है हेल्थ। ठीक है। दूसरा जो पैरामीटर इन्होंने पिक किया है वो है एजुकेशन, मतलब शिक्षा। तो क्या उस देश में शिक्षा की क्वालिटी कैसी है, वो उसका मतलब एक्सेस कैसा है, वो उसमें गवर्नमेंट का कितना रोल है, ये उसको इवैल्यूएट करता है। तीसरा है टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, टेक्नोलॉजी का क्या हाल है उस कंट्री में। जो चौथा पैरामीटर है वो है वर्क, मीन्स जॉब्स। तो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे नहीं, वर्क की अपॉर्चुनिटीज़, लोगों को रोज़गार कितने मिल रहे हैं, नौकरियाँ कितनी मिल रही हैं, वेजेस वहाँ पे तनख्वाह कितनी है, वेतन कैसा है, एंड वर्किंग कंडीशंस क्या है। इन पैरामीटर्स को लेता है। और लास्ट है प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन। वहाँ के जो सोशल इंस्टीट्यूशन हैं उनके क्या हाल है। जैसे अभी इंस्टीट्यूशन क्या है, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है।
इसी तरह हमारे देश में इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई एक इंस्टीट्यूशन है, इस तरह की जो इंस्टीट्यूशन, सीबीआई भी एक इंस्टीट्यूशन है। क्या उनमें कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है, क्या वो अच्छा काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? ये इन सब पैरामीटर्स के थ्रू, मतलब हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क, प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन, तो ये इंस्टीट्यूशन को, वर्क को, टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को और हेल्थ को देखता है और इसके टोटल 10 पिलर्स हैं। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिए। ये कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स पहली दफ़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च कर रही है और इसमें इंडिया की रैंक बहुत अच्छी नहीं है, ऑलमोस्ट बॉटम पे है। 5 पैरामीटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये भी हम लोगों ने देखा। अब हम इसको और समझ लें कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जिन देशों ने गेन किया है वो देशों के नाम हैं, 6 देश हैं। एक है चाइना, दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएस, तीसरा अपना देश भारत, चौथा है जापान और 5वां है जर्मनी और लास्ट है रशिया, रूस जिसको बोलते हैं। तो रशिया, तो इनकी जर्मनी, यूएस, इंडिया, जापान, चाइना एंड रशिया को जो गेनर्स हैं, जिनमें सोशल मोबिलिटी बढ़ी है, उस कैटेगरी में इनको रखा गया है। लेकिन इंडिया की रैंक फिलहाल अच्छी नहीं है, जो कि मैंने बताई 76 बहुत बुरी रैंक है। अब हम टॉप परफॉर्मर की बात कर लें तो ये देखिए टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। ये आपको काफ़ी कॉमन नेम मिलेगा, डेनमार्क का नाम, आइसलैंड का नाम, ठीक है। फिनलैंड का नाम को टॉप 10 में ज़रूर मिलेगा क्योंकि काफ़ी हाई परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ एनी इंडेक्स, चाहे वो सोशल इन मोबिलिटी इंडेक्स हो, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, कोई भी इंडेक्स हो। अगर हम G7 कंट्रीज़ की बात करते हैं, G7 एक समूह है डेवलप कंट्रीज़ का। G7 कंट्रीज़ में हम टॉप रैंकर्स की बात करते हैं तो जर्मनी ने टॉप किया है। अगर हम ब्रिक्स कंट्री की बात करें, ब्रिक्स क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसमें टॉप जो कंट्री है वो है रशिया। और इस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि जो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है उसमें इंडिया का कहीं अता पता तक नहीं चल रहा है, सिवाय एक पॉजिटिव पॉइंट के, जो इंडिया ने सोशल मोबिलिटी बढ़ी है, 1 पॉइंट ये गेन किया है। तो ये रिपोर्ट भी आप ध्यान रखिए कि पहली दफ़ा रिपोर्ट आ रही है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आते हैं नई अगली रिपोर्ट में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में थोड़ा सा बताता चलूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1970, पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो 1971 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका हेड क्वार्टर है जिनीवा में। जिनीवा मतलब स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और ये एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल एक संस्था है जो बहुत ही पॉपुलर है अपने वर्किंग को लेके, और ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है और इसके जो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स है बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। आप इसके लोगों से भी इस संस्था को पहचानते ही होंगे, ठीक है। अब आते हैं इसकी और रिपोर्ट्स के बारे में। तो इसकी कुछ फेमस रिपोर्ट्स हैं। पहली है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, दूसरी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें भी इंडिया की रैंक बहुत अच्छी नहीं है। तीसरी है ग्लोबल कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और लास्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स को पिक करता है और देश की रैंकिंग को डिसाइड करता है। चलिए अब अगले रैंक की ओर देखते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में इंडेक्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट, इन्फॉर्म इसको बोलते हैं। तो इंडेक्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट इंडिया की रैंक है 31, जो कि अगेन अच्छी नहीं है। अब ये है क्या एक्चुअली में रिस्क मैनेजमेंट का मतलब, ये इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 जो है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और डिज़ास्टर पे बेस्ड है। और हम ये जानते हैं कि इंडिया में अक्सर डिज़ास्टर आता रहता है। और ये जो रिस्क मैनेजमेंट इंडेक्स है इसको जिस संस्था ने बनाया है उसका नाम है INFORM, इन्फॉर्म। ये यूरोपियन कमीशन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यूरोपियन कमीशन के। किसने बनाया है रिस्क मैनेजमेंट इंडेक्स को? INFORM, इन्फॉर्म, ठीक है। ये एक्चुअली में ये एक मल्टी स्टेक होल्डर फोरम है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से डिज़ास्टर जो हुए हैं या क्राइसिस हुए ये उसका एनालिसिस करता है, ठीक है, ओके। और ये यूरोपियन कमीशन के अंतर्गत आता है और ये एक इंटर एजेंसी स्टैंडिंग कमेटी का कोलैबोरेशन है और यूरोपियन कमीशन के साथ। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या इन्फॉर्म के, तो ये 4 फैक्टर लेता है, जिसमें पहला है नेचुरल फैक्टर, जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी है जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड, या दूसरा है ह्यूमन फैक्टर जैसे कि वॉर हो जाए, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए जैसे सीरिया में हुआ था लास्ट ईयर, या किसी और देश की हम बात कर लें, लेबनान की बात कर लें, इराक की बात कर लें। तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि हमारे देश में कोई इनइक्वालिटी हो या सबको बराबर सरकार वेलफेयर स्टेट ना दे पा रही हो, एक्सेस ना सुविधाओं की मिल पा रही हो, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो। और नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल, मतलब सरकार का गवर्नेंस कैसा है, ठीक है, वहाँ की संस्थाएं कैसा काम कर रही हैं। ये 4 फैक्टर्स है। कौन कौन से फैक्टर इन्फॉर्म किए? नेचुरल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स।
और लास्ट जो फैक्टर है मैं बताना भूल गया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो 5 फैक्टर है, 4 नहीं 5 फैक्टर्स को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स की तरफ। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो संस्था बनाती है उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, इसका नाम याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये ऑस्ट्रेलिया में इस्टेब्लिश्ड है और इसकी अगर हम ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक काफ़ी ख़राब है, वो है 139। आप देख सकते हैं कि हम लोग की रैंक पीछे ही चल रही, कहीं भी हम टॉप 10 में नहीं आते। इंडिया की रैंक है 139। अगर हम टॉप 3 नेशन की बात करते हैं तो आइसलैंड नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है न्यूजीलैंड, मैंने कहा था कि इन कंट्रीज़ का नाम याद रखिएगा। नंबर 3 पे एक कंट्री जिसका नाम है पोर्चुगल, ये यूरोप की बहुत ही पुरानी कंट्री है, आप इसके बारे में पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में काफ़ी कुछ। अगर हम बॉटम 3 कंट्री की बात करते हैं तो बॉटम 3 कंट्रीज़ हैं, 161 पे है ईरान, 162 पे है सीरिया और 163 पे है अफ़गानिस्तान। तो ये देख सकते हैं कि एशियन कंट्रीज़ आपको बॉटम में मिल जाएंगी, ईरान, सीरिया और अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान बॉटम पे है, आइसलैंड टॉप पे है, इंडिया की रैंक है 139। जो संस्था बनाती है उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इंडेक्स का नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स, याद रखिएगा इन चीज़ों को। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों को इवैल्यूएट करता है। तो ये देखता है उस वहाँ की सोशल सेफ्टी और सिक्योरिटी को, वहाँ के डोमेस्टिक जो भी सिचुएशन उसका लेवल क्या है, साथ ही साथ ही इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को देखता है कि वॉर की कंडीशन तो नहीं है या किन देशों में क्या कंडीशन है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का पाकिस्तान से वॉर होने की बात होती रहती है, फिर इंडिया की चाइना से टेंशन या टसल की बात होती रहती है। आजकल तो नेपाल वाले भी चैलेंज करने लगे हैं, यही बड़ा हिलेरियस है। अगर हम साउथ एशिया में देखें तो साउथ एशिया में भूटान की रैंक बहुत अच्छी है 19, श्रीलंका की रैंक भी कुछ बेटर है 77, यहाँ तक कि बांग्लादेश भी 100 के अंदर आता है 97, लेकिन इंडिया की हालत बहुत ख़राब है। अब आते हैं हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये जानना अपने बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में प्रेस, ये मीडिया को आजकल बहुत कुछ शक की नज़र से देखा जाता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, यानी प्रेस के पास कितनी फ्रीडम है, उस इंडेक्स में टोटल 180 कंट्रीज़ है जिसमें से इंडिया की रैंक है 142। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 142। ये बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है और इसको जो ये रिपोर्ट है प्रेस इंडेक्स, इसको जो संस्था बनाती है उसका नाम प्लीज़ याद रखिएगा, नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये फ्रांस की है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस। तो ये फ्रांस की संस्था है और अगर इसमें हम टॉप रैंकर्स की बात करें तो नंबर 1 पे आता है नॉर्वे और आपके बॉटम की बात करते हैं तो आता है चाइना। ये बहुत ही, अगर आप देखें तो ये बहुत ही दुख की बात है कि जो कंट्रीज बहुत डेवलपमेंट की बात करते हैं वो खुद कितना वहाँ पे प्रेस का बिना, आप देख सकते चाइना ऑलमोस्ट बॉटम पे है। ये बहुत ही ख़राब है क्योंकि लास्ट में जो पोजीशन है वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया भी आपने नोटिस किया था कि इससे पहले भी वो बॉटम में ही चल रहा था। तो नॉर्थ कोरिया में भी कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं अगर देखा जाए तो वहाँ भी वो बॉटम पे ही था। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे एंड आई होप कि आपको ये जो वीडियो है इसके थ्रू काफ़ी इंडेक्स समझ में आया होगा। अगर हम लोग मैं बात करूँ टॉप 10 कंट्रीज़ की तो वो आप देख सकते हैं नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। ये देखिए नंबर 1 पे क्या है नॉर्वे, नंबर 2 पे है फिनलैंड, नंबर 3 पे है स्वीडन, नंबर 4 पे है नेदरलैंड्स, नंबर 5 पे है डेनमार्क, नंबर 6 पे है स्विट्ज़रलैंड, फिर 7th पोजीशन पे आता है न्यूजीलैंड, इवन जमाइका। ये इंटरेस्टिंग एंट्री है, इसकी 8th पोजीशन है बेल्जियम, नंबर 9 पे आता है, 10 पे आता है कोस्टारिका। तो आप देख सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब कुछ बड़ी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो यूके की रैंक है 33, इवन यूएसए ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है 48 पे। और तो और ये हमारा पड़ोसी नेपाल भी 106 पे चल रहा है, हमसे ऊपर ही है। और भारत की रैंक बहुत ख़राब है, इट इज़ 140। पाकिस्तान ज़रा सा पीछे हो गया बेचारा, इसकी रैंक है 142। रशिया की भी हालत बहुत ही ख़राब है, इट इज़ 149। बांग्लादेश की रैंक यहाँ वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है, इट इज़ 150। और चाइना है 177। इसे मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट बॉर्डर पे है, मतलब कि बॉटम के। ओके, तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्स आया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2013 में आया था और तब से लेके आज तक अगर हम देखें तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस चल रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा और पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा,
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं बहुत पसंद करता हूँ कि अगर आप अपने व्यूज़ मुझे शेयर करें ताकि मैं अगले वीडियोज़ में और एफर्ट डाल सकूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। थैंक यू।